नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अतरंगी फ्रेंड्स पर, जहां आप जानेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो कि विश्व भर में चर्चा का विषय बन चुका है, यूक्रेन वर्सेस रशिया। तो क्या है इस फसाद की जड़? क्या वर्ल्ड वॉर 3 आने वाली है और क्या रहेगा इसका इंडिया पर असर? आइए देखते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। ये समय है 1991, जब सोवियत यूनियन का पार्ट यूक्रेन हुआ करता था। 1991 के बाद यूक्रेन रशिया से अलग हो गया और उसने अपना एक नया देश बनाया। उसकी जोग्राफिकल एरिया के कारण वो हमेशा चर्चा में रहा। उसके एक साइड में तो था पूरा यूरोपियन नेशंस और दूसरी तरफ था रशिया, जिस वजह से यूक्रेन के लोग हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहे कि हम रशिया का साथ दें या यूरोप का। तो उसी वजह से हुआ ये कि ये देश दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक प्रो रशियन और एक प्रो यूरोपियन। उसके बाद कहानी शुरू होती है 2013 में, जब वहाँ के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच एक बहुत ही बड़ी डील रिजेक्ट कर देते हैं, जो कि थी यूरोपियन यूनियन की। वह इतनी बड़ी डील थी कि वहाँ के लोगों ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू कर दी। यह डील इतनी बड़ी क्यों थी, ये आप अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक ऐसा यूनियन है जहाँ पर यूरोप के मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं वो एक साथ काम करती हैं, एक दूसरे देश की इकनॉमी बढ़ाती है, एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है, जिसकी वजह से हर एक कंट्री का ग्रोथ लेवल बढ़ जाता है। पर प्रेसिडेंट को इससे क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि प्रेसिडेंट जो थे वो एक प्रो रशियन सपोर्टर थे, मतलब वो यूरोप के नहीं रशिया के सपोर्ट में हमेशा रहते थे। तो इस वजह से उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हुआ ये कि 2014 में फरवरी के महीने में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुई, जिसमें प्रेसिडेंट को कंट्री छोड़नी पड़ी। रशिया ने इस प्रेसिडेंट को छुड़वाने के लिए पूरी मदद की। रशिया को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि यूक्रेन के लोग अब यूरोप की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से रशिया ने अगले ही महीने क्रीमिया नामक एक शहर में हमला बोल दिया। हमला इस प्रकार था कि कुछ लोग प्रो रशियन सेपरेटिस्ट रिबेल के नाम से जाने गए और उन्होंने उस जगह में काफ़ी दंगे करे। सबसे बड़ा दंगा था मलेशियन एयरलाइन फ़्लाइट 17 का, जो कि जुलाई 17 को हुआ, जिसमें 298 लोगों की डेथ हुई। यह इतना बड़ा दंगा था जिसने वहाँ के लोगों की आंखें खोल दी। अब लोगों को समझ में आ रहा था कि हमारा देश दो पार्ट्स में डिवाइड होना दोबारा शुरू हो गया है। यह पॉइंट इतना लो जा चुका था कि लोगों को लगने लगा था कि कोल्ड वॉर दोबारा आने वाली है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के दौरान 2500 यूक्रेनियन की डेथ भी हुई। सवाल ये उठता है कि रशिया ने क्रीमिया ही क्यों चुना और कोई जगह क्यों नहीं चुनी? क्योंकि क्रीमिया की जोग्राफिकली जो जगह है वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है कि वहाँ पर पूरा ब्लैक सी जो है वो उसकी बाउंड्री से जाता है, जिसकी वजह से जितना भी ट्रेड है पूरे देश का, उसका 1/3 क्रीमिया के थ्रू ही हुआ करता है। वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल गैसेज हैं, वो देश की इकनॉमी बढ़ाती हैं। अगर उसको कब्ज़ा लिया तो पूरे देश के 1/3 को कब्जाने के बराबर है। इसलिए रशिया चाहता था कि क्रीमिया का होल्ड हो, जिसमें वो सफल भी हुआ, क्योंकि वहाँ के लोग मोस्टली प्रो रशियन थे। 41% लोग क्रीमिया के ऐसे थे जो चाहते थे कि हम रशिया में मर्ज हो जाएं, जिसकी वजह से रशिया को भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और आज की डेट में क्रीमिया रशिया का पार्ट है, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं। अब आते हैं आज के बड़े टॉपिक पे, जो कि है ईस्टर्न यूक्रेनियन वर्सेस रशिया। यह लड़ाई क्यों हो रही है, इसके कई थ्योरी हैं, पर मोस्टली 2 पॉइंट बहुत बड़े हैं जो कि हमें लगता है कि इस लड़ाई के पिलर्स हैं। पहला ये कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का ये कहना है कि अगर वह इस एरिया को कब्ज़ा ले तो वो इस देश का, इस पूरे सिटी का, इस पूरे देश का डेवलपमेंट करेंगे।
इस देश को फेडरल बनाएंगे, इस देश की इकोनॉमी ग्रो करेंगे। और दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि यूक्रेनियन गवर्नमेंट अभी भी प्रो नाज़ी से ही चली जाती है, मतलब उनकी थिंकिंग अभी भी नाज़ीज़ वाली है, जिसको रशिया रोकना चाहता है, जिसकी वजह से यूक्रेन के लोगों में एक डाउट पैदा होता है कि क्या वो यूक्रेन का साथ दें या रशिया का साथ दें। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भारत में JNK एक स्टेट है, उसके कुछ लोग चाहते हैं, जैसे कि POK का रीज़न हो गया, वो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ रहें, कुछ चाहते हैं इंडिया के साथ रहें और कुछ चाहते हैं हम इंडिपेंडेंट रहें। यही कारण है कि आज रशिया दोनबास, जो कि 2 टाउन से मिला है, स्लोवांस्क और डोनेट्स्क, इस पर हमला कर रहा है। इसका सपोर्ट कुछ वहाँ के लोग भी कर रहे हैं जिनको प्रो रशियन रेबलिस्ट कहा जाते हैं, और रशिया आर्मी भी कर रही है। जिस टाइम हम ये वीडियो बना रहे हैं ये वॉर जारी है, जिसमें माना जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और मिलिट्री बेसिस कब्जा लिए गए हैं रशिया द्वारा। अब इस पर इंडिया की क्या प्रतिक्रिया थी, इसका क्या रोल था, आइए जानते हैं। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमें वेस्टर्न US और यूरोपियन यूनियन के बारे में जानना पड़ेगा, उनकी जो रिलेशन है यूक्रेन के साथ वो जानना पड़ेगा। एक तरफ रशिया कहता है कि हम वहाँ पर डेवलपमेंट करना चाहते हैं, प्रो रशियन रेबलिस्ट का साथ देना चाहते हैं ताकि हम यूक्रेन को अपने अंडर ला चुकें। यहाँ पर US और यूरोपियन ये कहना चाहते हैं कि रशिया की इकोनॉमी बहुत नीचे जा चुकी है, जिसकी वजह से वो ऐसे काम कर रहा है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सके। यही रीज़न है कि आज G7 और G8 से रशिया का नाम हटा चुके हैं, वो बॉयकॉट कर चुके हैं। दूसरी ही तरफ नाटो से भी बॉयकॉट कर दिया गया है। अब इंडिया, आपको जैसे पता ही है, G8 का मेंबर है और नाटो का मेंबर बनना चाहता है, इसलिए वह इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है। उसके रिलेशन रशिया के साथ भी अच्छे डिप्लोमेटिक माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हम अपने आर्म्स मंगाते हैं, जिसकी वजह से वह रशिया के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट का आज का स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि मैंने कई प्रेसिडेंट से बात करी, पर मैं सोचता हूँ कि अगर इंडिया के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सीधा रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात करेंगे तो शायद यह वॉर रुक सकती है। जहाँ पर इंडिया का ये कहना था कि हम डीएस्केलेशन में विश्वास रखते हैं, हम वार्तालाप में विश्वास रखते हैं, और जब तक ये वॉर बंद नहीं हो जाती हम अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे।